हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। आई एम नलिनी सेठ। आज हम रचना प्रसून क्लास 4 का चैप्टर 22 निबंध लेखन, ठीक है, ऐसे राइटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि निबंध होता क्या है। ठीक है, क्या होता है निबंध। ठीक है, देखते हैं, हम अब इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। निबंध उस पाठ्य गद्य रचना को कहते हैं, गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी के विषय के बारे में कुछ कहा जाता है, जिसमें किसी विषय के बारे में, मान लीजिए एक टॉपिक है हमारे पास कोई, उसके विषय में हम जो कुछ भी कह रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम निबंध। निबंध के माध्यम से लेखक उस विषय के बारे में, मतलब जो भी हम टॉपिक उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, तो लेखक क्या करता है, उस विषय के बारे में अपने विचारों और भावों को बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है। ठीक है, जो भी विषय हमारे पास है तो लेखक क्या करता है, उस विषय से संबंधित अपने विचारों और भावों को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, बहुत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए निबंध लेखक को विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम निबंध लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि हमें उस विषय में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, हमें उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उस विषय की। ठीक है, तथा विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जिस भी विषय के बारे में हम निबंध लिखने जा रहे हैं हमें उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और उस पर हमारी एक अच्छी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, अब देखते हैं कि निबंध लिखते समय हम कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख सकते हैं। फर्स्ट है, निबंध सदैव एक से अधिक अनुच्छेदों में बांट कर लिखना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हम स्टार्टिंग से लेकर लिखते जा रहे हैं। निबंध को हमें क्या करना चाहिए, पैराग्राफ्स में बांट लेना चाहिए। ठीक है, और अनुच्छेदों के बीच निरंतरता बनी रहनी चाहिए। अनुच्छेदों के बीच निरंतरता, ठीक है, एक कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। जो भी हम पैराग्राफ्स लिख रहे हैं उनके बीच में एक निरंतरता बनी रहनी चाहिए। निबंध में मौलिकता होनी चाहिए। ठीक है, और निबंध का विस्तार तथा स्तर कक्षा के स्तर के हिसाब से होना चाहिए। निबंध का जो विस्तार है, जो हम उसके बारे में हम लिख रहे हैं, और जो उसका स्तर है, ठीक है, वो कक्षा के स्तर के हिसाब से होना चाहिए। मान लीजिए हम 3rd क्लास के लिए लिख रहे हैं तो 3rd क्लास के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 5th क्लास के लिए लिख रहे हैं तो 5th क्लास के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हम 7th 8th क्लास के लिख रहे हैं तो उसकी अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ओके, शब्द और वाक्य रचना सहज होनी चाहिए। शब्द रचना और वाक्य रचना बहुत सहज, सिंपल भाषा में होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ निबंध दिए गए हैं, इनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया गया है, मेरे प्रिय अध्यापक, माय फेवरेट टीचर। मैं कक्षा 4th का छात्र हूँ। श्री अशोक मेरे कक्षा अध्यापक हैं। वे हमें हिंदी पढ़ाते हैं। वे प्रतिदिन समय पर विद्यालय आते हैं। ठीक है, वे बहुत ज्ञानी हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो आप अपने फेवरेट टीचर के बारे में लिख रहे हैं, आपको उनकी क्वालिटीज, उनके बारे में आपको क्या क्या अच्छा लगता है वो आप लिखेंगे। तो उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। वे कभी बच्चों को मारते नहीं हैं, अपितु गलती करने पर उन्हें प्यार से समझाते हैं। वे विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनते हैं तथा उसका समाधान करने का प्रयास भी करते हैं। और उनकी बोली बहुत मधुर है। उनका कभी किसी से झगड़ा नहीं होता। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास करते हैं। वे गरीब छात्रों की मदद करते हैं तथा कमजोर छात्रों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाते, मतलब एक्स्ट्रा टाइम देकर पढ़ाते भी हैं गरीब बच्चों को। वे समय के बहुत पाबंद हैं। उनके शालीन और सज्जन व्यवहार के कारण अन्य गुरुजन व छात्र उनका बहुत ही सम्मान करते हैं और मुझे मेरे कक्षा अध्यापक बहुत ही प्रिय हैं। ये तो हो गया आपके फेवरेट टीचर का, मेरे प्रिय अध्यापक। अब हम देखते हैं गांधी जयंती। गांधी जयंती हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। सबको पता है बच्चों, हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से होते हैं, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती और इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। तो गांधी जयंती हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। यह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप सबको पता है गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन है। उनका जन्म सन 1869, ठीक है, में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी को प्यार से लोग बापू कहते हैं। गांधी जी ने हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में बहुत योगदान दिया था।
जब वे इंग्लैंड से वकालत पास करके भारत आए तो उन्होंने भारतवासियों की दुर्दशा देखी। जब वो इंग्लैंड से अपनी वकालत पास करके इंडिया आए तो उन्होंने भारतवासियों की दुर्दशा वहां पर देखी, जिसे देखकर वे बहुत ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने वकालत छोड़कर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भी इन्हीं दो अस्त्रों का प्रयोग किया, सत्य और अहिंसा का। अंत में अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा और सन 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। पता है ना आपको, है ना, कि हम स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद गांधी जी ने भारत में सामाजिक सुधार के लिए अनेक कार्य किए। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया और सन 1948 में नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। गांधी जी अपने कार्यों और विचारों से आज भी अमर हैं। गांधी जयंती को पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन प्रभात फेरियां निकलती हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, मिठाइयां आदि वितरित की जाती हैं। हमें भी गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर देश सेवा के कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। ठीक है, थर्ड टॉपिक है यहाँ पर पिकनिक। तो आपने यहाँ पर देखा कितनी सिंपल लैंग्वेज में लेखक अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है। थर्ड है पिकनिक। तो बच्चों आप लोग भी पिकनिक पर जाते होंगे, है ना? तो वहां पर जाकर आप कितना मतलब एंजॉय करते हैं पिकनिक को, घर से आप क्या क्या सामान लेकर जाते हैं, वहां पर किस तरह से एंजॉय करते हैं, ये सब इसमें बताया गया है। हमारे नगर से कुछ दूर एक नहर है, उसके किनारे एक सुंदर बगीचा है। एक दिन मैंने और मेरे मित्रों ने वहां पर पिकनिक जाने का निश्चय किया। हमने पिकनिक पर जाने के लिए एक दिन पहले सारी तैयारियां कर ली, है ना। कुछ फल तथा मिठाइयां खरीदी और खाने का अन्य सामान भी साथ में रख लिया। आप लोग भी ऐसे करते हो ना बच्चों? पिकनिक जाने से एक दिन पहले, जैसे मान लीजिए स्कूल पिकनिक पर जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, एक दिन पहले सारी तैयारियां कर लेते हैं, जो सामान आपको लाना होता है अपना बैग तैयार कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं, बिल्कुल, है ना। और फिर नेक्स्ट जब पिकनिक पर जाते हैं तो वहां जाकर कितना एंजॉय करते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी हमने कुछ फल और मिठाइयां खरीदी है, खाने का सामान भी साथ में रख लिया। हम लगभग 10 बजे वहां पर पहुंचे और एक पेड़ के नीचे अपनी बैठक जमाई। वहां पर हमने चाय, कॉफी व कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें थी, अतः हम सभी ने पहले चाय का आनंद लिया। फिर कुछ समय तक अंताक्षरी का कार्यक्रम हुआ। इसमें हम सभी को बहुत मजा आया। इसके बाद हमने फल तथा मिठाइयां खाई और हम सभी ने बारी बारी से गाना गाया और वहां पर भी बहुत से लोग थे। उस दिन मौसम भी बहुत अच्छा था और गपशप करते हुए खाते पीते पूरा दिन निकल गया। शाम होने पर हम सभी अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। यह एक यादगार पिकनिक थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पेड़। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं उनमें से अधिकांश पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। आपको पता होगा बच्चों, पेड़ पौधों से हमें कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऑक्सीजन हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। दवाइयाँ और ये खाने पीने की फल फ्रूट्स, है ना, ये सब हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। तेल हो गया है, परफ्यूम्स है, ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन हैं, फर्नीचर है, कितनी सारी चीजें हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो उसमें से अधिकतर पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। पेड़ विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ पेड़ बहुत बड़े होते हैं और कई वर्ष तक जीवित रहते हैं, जैसे नीम, आम, पीपल, बरगद आदि, तथा कुछ मध्यम आकार के जैसे गुलाब, तुलसी आदि, व कुछ बहुत होते हैं छोटे होते हैं जैसे पालक, पुदीना आदि, है ना। पेड़ों से हमें खाने के लिए अन्य सब्जियां, फल, मेवे आदि प्राप्त होते हैं। इनकी लकड़ियों से सुंदर उपयोगी फर्नीचर बनाया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तथा वे ईंधन के रूप में भी काम आती हैं। ईंधन मतलब जलाने के काम में भी आती हैं। इसके अलावा पेड़ों से गोंद, रबड़, दवाइयां आदि भी प्राप्त होती हैं। कपास के पौधे से वस्त्र बनाए जाते हैं। पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जिसे हम सांस द्वारा अंदर लेते हैं। पेड़ वर्षा होने में भी बहुत सहायता प्रदान करते हैं और वातावरण को शुद्ध करते हैं। इस प्रकार पेड़ हमारे जीवन का आधार है। हमें इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, समझ आया बच्चों आपको? और लास्ट यहाँ पर टॉपिक है अनुशासन।
डिसिप्लिन, ठीक है। आप लोग स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर डिसिप्लिन में रहते हैं, है ना, आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है। डिसिप्लिन में रहने से क्या होता है, हमारा जो जीवन होता है ना, हमारी जो लाइफ होती है ना, एक वो बहुत डिसिप्लिन हो जाती है और हम हर काम हमें टाइम पर करने की आदत बन जाती है। ये डिसिप्लिन हमें अपने जीवन में हमेशा अपनाना चाहिए, हर फील्ड में अपनाना चाहिए, ठीक है। अनुशासन शब्द दो शब्दों के योग से बना है, अनु प्लस शासन। अनुशासन का अर्थ है आदेश या नियमों का पालन करना, ठीक है। अनुशासन का मतलब है नियमों का या आदेशों का पालन करना। वैसे तो सभी क्षेत्रों में अनुशासन का बहुत महत्व है, किंतु विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की आधारशिला है। विद्यार्थी जीवन मतलब आने वाले जीवन की एक बेस होता है, एक आधारशिला होती है। इस समय जिन आदतों का विकास होता है वे जीवन पर्यंत साथ नहीं छोड़ती, तो हमें अच्छी आदतों को अडॉप्ट करना चाहिए और वो जीवन भर हमारे साथ चलती हैं। आज विद्यार्थी विभिन्न कारणों से अनुशासनहीन तथा संस्कारविहीन होते जा रहे हैं। हमें सम्मिलित प्रयास से इसको रोकना होगा और इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि माता पिता व गुरुजन जागरूक हो, दूरदर्शन पर अच्छे कार्यक्रमों का प्रदर्शन हो, शिक्षा पद्धति में सुधार हो आदि। और विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि वे अपने उत्तरदायित्व को समझें और अनुशासन का पालन करें, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक्सरसाइज दी है, निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। चाचा नेहरू फर्स्ट, सेकंड है दशहरा, थर्ड मेरी कक्षा, फोर्थ है भारतीय किसान और लास्ट है विज्ञान के चमत्कार। तो हम इसमें से कोई भी एक टॉपिक लेते हैं और उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। तो हम एक टॉपिक लेते हैं यहाँ पर भारतीय किसान। आप लोग अपनी नोटबुक निकालिए और उसमें नोट डाउन कीजिए। भारतीय किसान, भारतीय किसान। भारत कृषि प्रधान देश है, मतलब यहाँ पर ज्यादातर लोग खेती करते हैं, ठीक है, खेती करते हैं, इसलिए कृषि प्रधान देश कहा जाता है इसको। यहाँ के अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं, खेती करने वाले और क्या करते हैं, गांवों में रहते हैं और खेती करते हैं। खेती करने वालों को किसान कहा जाता है। किसान बहुत परिश्रमी होता है, परिश्रमी मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनती होता है, परिश्रमी होता है। यह रात दिन परिश्रम करके अन्न उगाता है। अन्न उगाता है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे। यह सुबह उठकर, ठीक है, यह सुबह उठकर अपने खेतों पर जाता है और दिन भर काम करता है, और दिन भर
काम करता है। ठीक है, ये सुबह उठकर खेतों पर जाता है और दिन भर काम करता है। किसान रूखा सूखा खाकर भी प्रसन्न रहता है। प्रसन्न रहता है। ठीक है, अब हम इसके बाद यहां से लिखते हैं, इसको रख कर देते हैं। रूखा सूखा खाकर भी प्रसन्न रहता है। ठीक है, इसके आगे हम यहां से लिखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ से, रूखा सूखा खाकर भी प्रसन्न रहता है। इसके मकान प्राय कच्चे होते हैं। ठीक है, इसके मकान प्राय कच्चे होते हैं। भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं, फिर भी ये अपने काम से मुंह नहीं मोड़ते। सरकार ने इनकी भलाई के लिए अधिक योजनाएं बनाई हैं। हमें किसान का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, समझ आया बच्चों आपको? या अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, और किसी विषय पर जब हम लिखते हैं तो हमें उसके बारे में पूरा ज्ञान, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आप इसको अच्छे से चैप्टर को पढ़िए, एक बार अच्छे से रीड करिए और अपना काम अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच।